सिंह तरकस। और आज द तरकस की स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं आरपी द भारतीय के नाम से जिनको जाना जाता है, जो दिल्ली में रह करके अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा एक पूरे देश में जागरण का प्रयास कर रहे हैं। और आपके लिए ये पंक्तियां बहुत प्रासंगिक हैं कि जीत हार उनके खातिर जिन्हें किसी से लड़ना है, जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है। हम तो मानवता के राही बस मंजिल तय करना है। तो मानवता की स्थापना के लिए, समतावादी चरित्र निर्माण के लिए आपका लगातार प्रयास जारी है और आपने एक राजनीतिक दल को भी स्थापित किया है और उसके जरिए आप पूरे देश में नौजवानों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। वह है BRP यानी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। नाम भी बड़ा सुंदर है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। और आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल है कि आपने इस दिशा को, इस समतावादी चरित्र निर्माण के दिशा को, संघर्षपूर्ण रास्ते को आपने जो चुना, इसके लिए आपसे को प्रेरणा कहाँ से मिली? आप किन से प्रेरित हुए? सबसे पहले सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं आरपी द भारतीय और अभी प्रेजेंटली मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं जीवन दर्शन यात्रा पे निकला हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की भ्रमण पे। और सर का जैसा प्रश्न है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा की अगर बात करें तो ह्यूमन नेचर होता है और ये आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ आ जाए। और जब व्यक्ति परेशान होता है कहीं पर, तब उसके अंदर उसका सल्यूशन निकालते निकालते, जनरली आपने सर सुना होगा कि लोगों को नक्सली क्यों बनाया जाता है। अगर कोई प्रशासन हो, कोई उच्च पदाधिकारी या लेवल का सरकार हो, प्रशासन किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, अगर हमें प्रताड़ित करती, परेशान करती है, तो हम उससे निकलने के लिए कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढना हमें पड़ेगा। सेम वैसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे समाज के सगे संबंधी और रिश्तेदारों के साथ हो रहा था अत्याचार, अन्याय। तो हमने ये सोचा कि भाई इसका सल्यूशन क्या है सर। तो सल्यूशन के लिए लोगों ने मुझे बताया कि बजरंग बली जो है सबसे वो क्या कहते हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो बजरंग बली के हम बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उनसे मेरा निवेदन यही था कि भगवान जी, आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इधर उधर बहुत सारे काम हैं आपके पास। बचपन की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। तो हमने कहा कि भाई हमें कुछ आदि शक्तियाँ या 1/100वां भाग आप मुझे दे दीजिए, ताकि जितने भी यहाँ पे हिंसक विचारधारा के या अराजक तत्व तो समाज में, देश में घूम रहे हैं, ताकि हम उनको टैकल कर पाए ऑन द स्पॉट। लेकिन सर वो चीज़ कभी होते हुए नहीं मिली। लोगों ने कहा कि श्रद्धा बड़ी लगन और मेहनत से होनी चाहिए। हमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया बजरंग बली के लिए, लेकिन कभी भी वो हमारे किसी भी काम में मदद नहीं की। मैंने डायरेक्शन कब चेंज किया कि हम इलाहाबाद में स्टडी कर रहे थे सर, और उस समय हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। 17 दिन तक मेरे को पता नहीं चलता। जब मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद मेरी माता जी ने कहा कि भैया बजरंग बली की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने बाल बाल बचा दिया। जब मैंने ये सुना तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि यार, जब बजरंग बली को बचाना ही था तो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट क्यों हुआ। लोगों ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम अपने पिताजी को बेहतर तरीके से सर जानते हैं। आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया होगा, तो हम कैसे उनको गलत मान लें। हमारे हिसाब से हमारे पिताजी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार हैं। फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। और उसी दिन से सर हमने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और निकल पड़े सत्य के रास्ते में। सत्य की तलाश में निकल पड़े। तो आगे तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा से मुझे प्रेरणा मिली, उनको जाना। फिर धीरे धीरे सोसाइटी में आए तो तमाम ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों से मेरा जो है रूबरू हुए, कह लो, उनके विचारों को हमने जाना। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि यार, देश में जो है ना कुछ बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, क्या कन्फ्यूजन चल रहा है या बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहा है, जिसके चलते हमारे समाज को गुमराह किया गया है। और एक विषमतावादी व्यवस्था इस देश के अंदर पूरी तरह हावी है, और वो विषमतावादी व्यवस्था हमारा लगातार शोषण कर रही है सर। और तब से फिर आगे हमने दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें हमने काफ़ी कुछ परिवार के लिए धनार्जन भी किया। लेकिन हमारा मन वहाँ पे सर लगा नहीं। लोगों को देखते समझते हुए जो उनके दुख दर्द होते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया सर। 15 साल से हम प्लानिंग कर रहे हैं, करते 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 अब हम जा करके अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर पाए हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से।
पारिवारिक जीवन से, और हम पूर्णतः 100% समाज में समर्पित हैं सर। ये इनेलो नाम से जो आपका संगठन है जी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, इसका उद्देश्य और जो राजनीतिक दल है दोनों का समन्वय क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली सर क्या है कि देश के अंदर महत्वाकांक्षा जो है वो मोस्टली हर व्यक्ति में है, लेकिन महत्वाकांक्षा का एक दायरा है, एक तौर तरीका होना चाहिए। तो हमने देखा कि समाज में तमाम संगठन बन रहे हैं एक ही विचारधारा को लेकर। तो जैसे मान लेते हैं आज मैं आपके जिले आजमगढ़ में हूँ, आप यहाँ पे संगठन चला रहे हैं, कल हम भी यहाँ पर अगर आ जाते हैं और हम भी कह नहीं संगठन बनाते हैं और संगठन बना के हम काम करेंगे, तो सर वही मानवता का काम आप कर रहे हैं, वही मानवता का मार्ग मेरा है, तो मेरा मतलब हम और आप एक रास्ते पे क्यों नहीं? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न था। डॉक्टर राकेश मौर्य जी को आप जानते होंगे, पूर्व मंत्री रहे हैं, दिल्ली में वो गए थे तो उन्होंने संगठन बनाने की इच्छा रखी। तो हमारे संगठन के लोगों ने कहा कि आरपी जी का संगठन है SPYFI, सम्राट प्रियदर्शी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो क्यों ना उनके साथ मिलकर के काम किया जाए। तो उनका ये कहना था कि हम बड़े जो है अनुभवी लोग हैं, हम मंत्री लेवल के लोग हैं, अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, इनके नीचे अगर हम काम करेंगे या इनके संगठन में जुड़ करके काम करेंगे तो हमारा अपमान होगा। इस समस्या के समाधान के लिए सर ऐसा लोगों ने प्लान बनाया हमारे साथ जो लगे हुए हैं कि भाई जो बड़े बड़े अनुभवी, आप जैसे अनुभवी लोगों को हम कैसे अपने मार्गदाता बनाएं, कैसे मार्गदर्शन के रूप में लें ताकि आपके अनुसार हम लोग मिलकर के काम कर सकें। उसके लिए सब संगठनों का महासंगठन इनेलो का गठन 9 जून 1918 दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय मीटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसमें अबाउट 100 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए थे। सभी ने मिलकर के बड़ा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया। बनाने के बाद उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब डॉक्टर राकेश मौर्य जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ताकि उनकी जो मतलब मन की व्यथा है, जो उनका मतलब कंफ्यूजन है समाज को लेकर, वो दूर हो जाए। तब से अब तक सर इसमें लगभग 175 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगातार चारों दिशाओं में मिलकर के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो डेडिकेशन होना चाहिए, जैसे मूल समस्या क्या है हमारे देश की, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने हमारे जो GDP अभी लॉकडाउन है या उससे पहले इन्होंने नोटबंदी करी, उस नोटबंदी के चलते और लॉकडाउन के चलते इन्होंने हमारे को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि हमारे जो छोटे मोटे संगठन है उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो जब अर्थशास्त्र हमारा सर कमजोर हो गया तो हम लोग न चल पाएंगे न कर पाएंगे। तो इन जो जटिल परिस्थितियां देश के सामने हैं जी, इनके लिए कैसे इनसे निपटा जाए, आप क्या नौजवानों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए सर, तथागत बुद्ध से हमने सीखा है। सबसे पहले तो बुद्ध ने ये कहा कि संगम शरणम गच्छामि। हम बुद्ध के बहुत सारे विचार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और देश में वर्ल्ड में पूरे बुद्ध की बात होती है, देश को विश्व गुरु कहा जाता है उनके बल पर। तो मैं बुद्ध की सारे बातों को ना मानने की सलाह दूंगा, केवल एक बात को आप मान लीजिए। बुद्ध ने कहा संगम शरणम गच्छामि, केवल हम लोग संघ की शरण में आ जाएं। भारत देश हमारा है, भारत देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख, चाहे ईसाई या किसी जाति बिरादरी के लोग हैं, भारत देश सभी का है। किसी एक नरेंद्र मोदी का, किसी एक योगी आदित्यनाथ का या किसी अन्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है सर। तो हमारा मतलब हम भारत देश एक परिवार है, हम सब लोग मिल करके मानवता के रास्ते पर अगर चलें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं पर बुद्ध ने ये कहा है कि अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं सर। समस्या देश के अंदर ब्राह्मणवाद है, आप जान रहे हैं, गैर बराबरी है, जो शोषणकारी नीतियां हैं वो देश को खोखला करती चली जा रही लगातार। आज आपको पता है कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कपड़े पहन रहे हैं ना साहब, वो कर्ज की कपड़े पहन रहे हैं, कर्ज की कपड़े बता रहा हूं मैं आपको। और हमारे आपको बोलते ये जा रहे हैं कि आप चिंता मत करिएगा, हम आपको भूखे नहीं मरने देंगे। साहब महीने महीने 500 रुपया जो आप दे रहे हो मुझे, उस 500 रुपया से हम क्या करेंगे मुझे बताओ? सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही रहेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग संघ की शरण में आए और एक झटके में ऐसी सरकार का निर्माण करें, ऐसी सरकार को हम फ्रंट पर लेकर के आए जो एकदम नई हो, जो आपकी विचारधारा से लैस हो, और जब उस विचारधारा की सरकार सम्राट अशोक, महान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तमाम अन्य महापुरुषों की विचारधारा वाला कोई व्यक्तित्व मतलब निखर करके सामने आपके कुर्सी पर विराजमान होगा, चाहे वो यूपी की हुई या दिल्ली की हुई, तो वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आपस में बटे रहेंगे साहब, तो ये जो बड़ा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं ये आपको तो खोखला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये देश को भी खोखला कर रहे हैं, और समाधान नहीं है।
तमाम देश के अंदर नेतृत्व है, तमाम नेता बने हैं। मायावती को ले लीजिए सर, बहुजन समाज की बात करते हैं। मायावती को यह नहीं पता बहुजन समाज किसे कहते हैं साहब। बुद्ध ने कहा है कि अगर हम आज के वर्तमान में SC ST OBC को बहुजन समाज कहते हैं, मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं, बहन जी ये बताओ कि आप में SC ST OBC का बराबर नेतृत्व है क्या? तो बहन जी की बोलती बंद हो जाएगी। अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की परिभाषा अखिलेश यादव को नहीं पता है। एक परिवारवाद, एक जातिवाद कह लो और एक व्यक्तिवाद कह लो, उसको ये समाजवाद बताते फिरते हैं। तो गलती उनकी नहीं है। अगर हम चोर लुटेरे हैं या किसी तरीके से बेईमान है, मैं तो अपना काम अच्छे से करूंगा। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को लगातार दोष देते हैं, मैं दोष नहीं देता हूं। हमने कहा नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, जिस तरीके की संस्था से वो जुड़े हुए हैं, उस काम को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देश के वास्तविक नागरिक हैं, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो डिफीट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सब पीछे हैं व्यवस्था में। एक कठिन समस्या दिख रही है कि विपक्ष के इतने मोर्चे हैं, इतने दल हैं, इतने संगठन हैं और सभी अलग अलग हैं, तो कैसे इसका समाधान करने के लिए? नहीं सर, देखिए 2022 में मानवतावादी जितनी विचारधारा की पार्टियां हैं, 2022 से पहले हम उनको आमंत्रित करेंगे एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर। दूसरी बात क्या है, अगर वो नहीं मानते हैं तो BRP विकल्प के रूप में खड़ी है। और BRP क्यों, इसका भी कारण मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग में हम 3 घंटे की लड़ाई करके आए साहब। चुनाव आयोग ये कहता है कि भारत देश के अंदर जातियां हैं, संविधान कहता है, संविधान हमें सर्टिफिकेट देता है जातीय व्यवस्था का। और वहीं पर चुनाव आयोग जब एक पार्टी रजिस्टर करवाता है तो एक व्यक्ति के नाम पे पार्टी रजिस्टर करवाता। क्यों साहब, मुझे बताओ। हमारे देश के अंदर जब जातियां हैं तो जातीय नेतृत्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं मौर्य हो गया, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो दूसरी जाति बिरादरी का शोषण नहीं करूंगा? मुझे बताइए। यादव दूसरी जाति का जब मुख्यमंत्री हो जाता तो अपनी जाति को बचाता, दूसरों का शोषण करता है। पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, जो भी आ रही हैं वे अपनी जाति को प्रमोट करते, दूसरी जातियों को शोषण करती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है चुनाव आयोग से या भारत सरकार से कि या तो भैया जातीय व्यवस्था खत्म कर दो देश से, और या तो जातीय नेतृत्व दे दीजिए, सबकी समुचित भागीदारी। और आप नहीं दे पा रहे तो हम अपनी पार्टी में देने के लिए तैयार हैं। हमारा संविधान पास हो गया है, हमारे संविधान में 4 कमेटी बनी हुई है सर, संस्थापक कमेटी। अगर देश के अंदर 100 जातियां हैं ना, तो 100 जातियों को बराबर हम नेतृत्व दे रहे हैं, भागीदारी। 3/4 बहुमत से जो चीज पास होगा वो नीचे लागू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल कठपुतली की तरह काम कर रहा है, केवल एक कार्यकर्ता की भांति। और हम लोग मिल करके एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। आपने भी जो चर्चा किया जातीय भागीदारी की जी, तो जो एक पहले से चर्चा आती है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वही आपका भी है कि कुछ अलग है? नहीं, कौन दे रहा है भागीदारी सर? नहीं, बस ये है कि वही नहीं है। देखिए मैं सर, ये हवा में बातें होती है। तमाम लोगों ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं यहाँ पे आरक्षण का सपोर्ट नहीं करता हूँ साहब। जैसा कि देश गड्ढे में जा रहा है, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं आरक्षण जरूरी है, तो मैं भी कहता जरूरी है, लेकिन जब न्यायिक सरकार वहां पे बैठेगी तब जरूरी नहीं है। हर किसी व्यक्ति के साथ अगर न्याय होगा तो आरक्षण जरूरी नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब जो भागीदारी की बात आप कर रहे हैं सर, वो हवाई कंसेप्ट है। लेकिन मेरा कंसेप्ट अभी लागू होने जा रहा है हमारी पार्टी में। पहले आप पार्टी में बराबर की भागीदारी लीजिए, पार्टी में अगर आपको बराबर की भागीदारी मिल जाती है तो सरकार में आपको भागीदारी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। माने एक तो बात होती है सरकार में आएंगे तब करेंगे। हाँ। आपने कहा कि हम पहले ही दे रहे हैं साहब। एक जैसे आपका जिला आजमगढ़ है, जिला आजमगढ़ में एक जिलाध्यक्ष नहीं होगा। जिला आजमगढ़ में जितनी जातियां हैं उतने हम जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की एक पहली बार। हाँ, पहली बार। कोई पार्टी नहीं, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करती है। अगर वो है तो बीजेपी मात्र सवर्ण की पार्टी है और सवर्ण के लिए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन कर रही है। लेकिन SC ST OBC या जो भी दलित पिछड़े लोग हैं उनके लिए उनका दरवाजा बंद है और पूरा का पूरा शोषणकारी जो नीतियां हैं वो चीज वहां पर लागू हो रही है। तो अपनी इस रणनीति को आपने क्या नाम दिया है? अभी कुछ चर्चा आपने किया था, इसको क्या कहा जाए? जैसे एक राजनीति में यह नया कदम है। हाँ। इसको किस रूप में संबोधित किया जा सकता है? किस रूप में? जैसे हाँ जातीय जो जातीय नेतृत्व हम जातीय नेतृत्व। जी ठीक।